नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 20 जून 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। इन प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर की संरचना है उनकी भी चर्चा की जाएगी। आज की अपनी अगर हम विषय सूची को देखें तो हमारा पहला टॉपिक होगा एक शीत युद्ध अवशेष जो एक नए उद्देश्य की तलाश कर रहा है। तो यहाँ पर नाटो के संबंध में एक तरह से चर्चा है। दूसरा आलेख नागालैंड में चमगादड़ के वायरस पर अध्ययन पर विवाद। तीसरा गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान पर बहस। चौथा सिकाडास का उभरना, और ये पूर्वी अमेरिका के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से तेजी से उभरे हुए हैं, तो उनके संबंध में देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का किस तरह से इन पर प्रभाव पड़ रहा है। डेल्टा प्लस और एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा। अंत में संबंधित आलेखों से जो भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आज के अपने पहले आर्टिकल को हम लेते हैं, ए कोल्ड वॉर रेलिक दैट्स सीकिंग ए न्यू पर्पस। यहाँ पर अगर हम नाटो की बात करें तो उसके द्वारा नए उद्देश्यों पर काम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके संबंध में एक तरह से आर्टिकल में चर्चा की गई है। नाटो की अगर हम बात करें तो आप दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने की बात की स्थितियों को देखें। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो आप देखें दुनिया एक तरह से दो धड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी देशों का जहां पर नेतृत्व यूएसए कर रहा था, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेतृत्व करने का काम कर रहा था सोवियत संघ। तो यूएसए और सोवियत संघ के नेतृत्व में एक तरह से दो धड़े बटे हुए थे, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। तो पूरी दुनिया में एक तरह से जो अलग अलग देश हैं उनको अपने साथ में लाने के लिए चाहे यूएसए हो चाहे सोवियत संघ, उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो ये गठन किया गया नाटो का। उद्देश्य ये था कि पश्चिमी यूरोप, देखिए प्रारंभ में केवल जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है वहां पर प्रमुख रूप से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास था। क्योंकि आप ध्यान रखें सोवियत संघ की जो सीमा है, यानी सोवियत संघ की जो पश्चिमी सीमा है वो यूरोप का एक तरह से पूर्वी भाग है। तो इस कारण से प्रमुख रूप से जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, अगर हम बात करें यूके की बात करें, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी का हिस्सा ले लें, या इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जितने भी प्रमुख देश हैं जो पश्चिमी यूरोप के प्रमुख भाग हैं, उनको एक तरह से किस तरह से सुरक्षित किया जाए, ये प्रमुख रूप से अमेरिका की चिंता थी। और इसी कारण से आप देखें कि नाटो का गठन किया गया 1949 में। तो उद्देश्य ये था कि प्रमुख रूप से जो सोवियत संघ का समाजवादी ढांचा है उससे एक तरह से दुनिया को बचाना। सोवियत संघ के द्वारा वैश्विक स्तर पर जो समाजवादी सिद्धांतों को फैलाने का एक प्रयास था उसको एक तरह से रोकने की ये कड़ी माना गया। इसे ही एक तरह से आप प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं शीत युद्ध की। नाटो का गठन वॉशिंगटन संधि के माध्यम से 4 अप्रैल 1949 को किया गया। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि नाटो के गठन के समय एक तरह से यह विवाद था कि ये जो संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानदंड है उन पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। आप ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद जो 51 है वो एक तरह से स्वतंत्र राज्यों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करने के लिए एक अधिकार यहाँ पर देता है। जैसे ही सामूहिक बात की जाती है तो सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इस तरह के संगठन बन सकते हैं। तो आप नाटो के लिए ध्यान रखें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कि ये प्रमुख रूप से एक सैन्य संगठन का रूप था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था उत्तरी अटलांटिक में एक तरह से सुरक्षा का माहौल बनाना, खास तौर से पश्चिमी यूरोप में, और सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उनको एक तरह से रोकना। तो प्रमुख रूप से आप देखें कि नाटो की जो संधि है उसमें अनुच्छेद 5 में एक तरह से रखा गया है कि सामूहिक रक्षा संधि एक तरह से नाटो का आधार है। यानी अगर किसी भी नाटो देश पर कोई हमला होता है तो पूरे नाटो पर एक तरह से हमला माना जाएगा और उस पर एक जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो इस रूप में आप देखें सामूहिक एक रक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट था। नाटो के निर्माण के लिए अगर हम कुछ प्रमुख कारणों को देखें तो इसमें सबसे प्रमुख कारण उस समय के सोवियत संघ के शासक स्टालिन की नीतियों को माना जाता, जहां पर उन्होंने समाजवादी विचारधारा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में आप देखें तो 1948 में बर्लिन शहर की एक नाकाबंदी की गई, जिससे कि पश्चिमी देश बर्लिन के क्षेत्रों में अलग अलग जो परिवहन के रास्ते हैं उनका उपयोग ना कर पाए और आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है उसको बर्लिन के क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाए। तो पश्चिमी देशों का प्रभाव जो बर्लिन पर है उसको न्यूनतम करने के लिए यह प्रयास किया गया। इसी के साथ साथ देखें चेकोस्लोवाकिया जो देश था वहां पर तख्ता पलटा गया स्टालिन के ही एक तरह से सहयोग से 1948 में। आगे चलकर आप देखें नॉर्वे, ग्रीस, तुर्की, इन देशों की जो संप्रभुता है इसके ऊपर सीधे एक तरह से जो सोवियत संघ की नीतियां हैं वो प्रभाव डाल रही थी। ये सब प्रमुख कारण थे जिससे कि 1949 में आगे चलकर नाटो की स्थापना की गई। उद्देश्य प्रमुख रूप से यह था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में तैनात किया था उनसे मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में इस तरह का एक समूह बनाया जाए।
तो पश्चिमी यूरोप की जो स्वतंत्रता है उसको एक तरह से रक्षा करने के लिए इस तरह का नाटो के रूप में एक प्रयास किया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नाटो की शुरुआत है इसे ही एक तरह से शीत युद्ध की एक प्रारंभिक स्थिति भी माना जाता है। और शीत युद्ध के लिए नाटो की जो कार्रवाइयां हैं उनको प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इसी की जवाबी कार्रवाई में अगर हम देखें तो सोवियत संघ के समर्थन में 1955 में नाटो का एक तरह से विरोध करने के लिए वार्सा पैक्ट नाम की एक संगठन बनाया गया। इसमें प्रमुख रूप से आप देखें तो सोवियत संघ प्रमुख देश था। इसी के साथ साथ देखें बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब देश वार्सा पैक्ट में शामिल थे। तो एक तरह से शीत युद्ध का आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उद्देश्य ये था कि जो भी नाटो के सदस्य हैं वहां पर सदस्यता को बढ़ावा देना और वार्सा पैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जोड़ना। तो दोनों ही यूएसए और सोवियत संघ उनका प्रयास था कि वो पूंजीवादी और समाजवादी अपनी अपनी जो विचारधाराएं हैं उनमें बड़ी संख्या में देशों को शामिल करें। तो ये एक तरह से नाटो की प्रारंभिक स्थिति थी और माना जाता है कि सोवियत संघ को रोकना ही इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था। तो नाटो को 49 में जब स्थापित किया गया था तो प्रारंभ के अगर हम ये 12 देश देखें तो ये इसके संस्थापक देश माने जाते हैं। आगे चलकर आप देखें 1952 से लेकर 2020 तक यानी पिछले वर्ष तक नाटो का विस्तार होता रहा और अंतिम सदस्य अगर हम देखें तो 30वें सदस्य के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें 2020 में शामिल हुआ। तो जिस तरह से नाटो की शुरुआत की गई थी माना यह गया था कि सदस्यता इसमें नहीं बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे नाटो का विस्तार किया गया और कोशिश ये थी कि नाटो के सदस्य ज़्यादातर उन देशों को बनाया जाए जो सोवियत संघ की एक तरह से पश्चिमी सीमा पर हैं, यानी एक तरह से पूर्वी यूरोप के प्रमुख देश। आप देखें, आप एस्टोनिया की बात करें, लाटविया की बात करें, लिथुआनिया की बात करें, ये बाल्टिक देश हैं और सोवियत संघ का कभी हिस्सा हुआ करते थे। तो प्रमुख रूप से नाटो के द्वारा कोशिश ये थी कि सोवियत संघ की जो सीमा है वहाँ के जो देश हैं वो नाटो में शामिल हों और सोवियत संघ का प्रयास ये रहता था कि वो अपने समर्थक देशों को वार्सा पैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो यही एक तरह से आपस में जो विवाद है ये एक तरह से शीत युद्ध में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ा। नाटो प्रमुख रूप से प्रारंभिक अवस्था में इसका जो उद्देश्य था वो यूरोपीय क्षेत्रों में और उत्तरी अटलांटिक का जो क्षेत्र है वहां पर ही एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। नाटो और वार्सा पैक्ट का ये जो विवाद था शीत युद्ध के रूप में यूएसए और सोवियत संघ के बीच में चलता रहा, जब तक कि आगे चलकर 1988 से लेकर 91 के बीच में एक जो कह सकते हैं एक बड़ा परिवर्तन हुआ और सोवियत संघ अंतिम रूप में समाप्त हुआ और उसकी जगह प्रमुख देश के रूप में स्थापना की गई रूस की। रूस के रूप में एक प्रमुख देश स्थापित हुआ और अन्य जो देश सोवियत संघ का निर्माण करते थे रूस के साथ में वो स्वतंत्र एक तरह से हुए। तो सोवियत संघ का जिस तरह से विघटन हुआ उसके बाद से माना गया कि शीत युद्ध की जो स्थिति है वो एक तरह से समाप्त हुई। नाटो को एक तरह से शीत युद्ध के प्रारंभिक स्थिति के लिए उत्तरदायी माना जाता है कि नाटो और वार्सा पैक्ट इन्होंने प्रमुख रूप से शीत युद्ध को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर शीत युद्ध को सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त मान लिया जाए तो नाटो की जो स्थिति है वो एक तरह से समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नाटो आगे बढ़ता रहा और इसने अपने आप को परिवर्तित किया। 1991 के बाद अगर नाटो को हम देखें तो प्रमुख रूप से उसने अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें बड़े परिवर्तन किए। जहां 1949 में इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सोवियत संघ का विघटन था, इसमें आगे चल के परिवर्तन हुए और माना यह जाता है कि ये परिवर्तन सामूहिक रक्षा से सामूहिक सुरक्षा के बीच में हुए। यानी जब हम सामूहिक रक्षा की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव डिफेंस। यहाँ पर कुछ प्रमुख देशों से एक तरह से कोई भी समूह मिलकर अपनी रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें मालूम है कौन सा देश उनका विरोधी है और उन पर हमला कर सकता है, तो ये सामूहिक रक्षा कहलाता है, कलेक्टिव डिफेंस। लेकिन जब हम सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये पूरे वैश्विक आधार पर हो जाता है। यहाँ पर आपका विरोधी कौन है ये निश्चित नहीं है, किस समय वो आप पर हमला करेगा ये भी निश्चित नहीं है। तो ये एक तरह से सामूहिक सुरक्षा की भावना को दिखाता है। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव डिफेंस के लिए की गई थी, जहां पर प्रतिद्वंदी था सोवियत संघ। लेकिन 1991 के बाद जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के एक संगठन के रूप में बदल दिया गया, जहां पर इसका प्रतिद्वंदी अलग अलग प्रकार की जो वैश्विक समस्याएं हैं, जो किसी भी तरह से यूरोप या अमेरिका के हितों को खतरा है, उनको एक तरह से बना दिया गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन किया गया 91 के बाद, जब माना जाता है कि आधिकारिक रूप से शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हुआ। 1949 में स्थापना से लेकर अगर आज तक की हम बात करें तो नाटो इतने स्थायी रूप में आगे बढ़ता क्यों रहा? इसका सबसे पहला अगर प्रमुख कारण देखें तो यूरोप के लिए नाटो काफी एक तरह से आकर्षक एक सौदा माना गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कीमत है वो बहुत मामूली थी और पूर्ण रूप से जो सुरक्षा है वो यूरोप को मिल रही थी। यानी यहाँ पर अगर किसी भी तरह की नाटो की कार्रवाई होती थी तो उसका एक मामूली खर्च यूरोप को देना होता था।
अन्यथा पूर्ण रूप से जो सुरक्षा है वो नाटो के द्वारा सुनिश्चित की जाती थी। तो यूएसए के माध्यम से कम मूल्य पर और बहुत कम नुकसान के आधार पर पूरे यूरोप की, एक तरह से खासतौर से पश्चिमी यूरोप की जो सुरक्षा है उसकी एक गारंटी यहाँ पर मिल रही थी। और यही कारण है कि नाटो आज भी आपका तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो यूएसए की अगर हम बात करें, नाटो का गठन सोवियत संघ के विरोध में अवश्य हुआ था, लेकिन 91 के बाद देखें तो अमेरिका ने इसमें परिवर्तन किया और जहां भी एक तरह से अपनी शक्ति को दिखाने के लिए अमेरिका को आवश्यकता पड़ी नाटो की, उन्होंने उपयोग किया। तो अपने शक्ति प्रक्षेपण यानी अपनी शक्ति को आगे प्रदर्शित करने के लिए नाटो का यूएसए ने प्रमुख रूप से उपयोग किया। तो आप देखें कि यूरोप और अटलांटिक का जो क्षेत्र है यानी उत्तरी अटलांटिक, नाम ही एक तरह से नाटो का उत्तरी अटलांटिक संगठन है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र से हटकर उसने अन्य जगहों पर भी कार्रवाइयां की हैं। आप चाहे इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या लीबिया की। तो इसीलिए अब इसको हम कलेक्टिव यहां पर सिक्योरिटी बोलते थे, सामूहिक सुरक्षा का संगठन है ये, कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक रक्षा का संगठन नहीं है। तो अमेरिका के द्वारा अपने जो हित हैं उनके लिए नाटो का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। जिस तरीके से नाटो का उपयोग अफगानिस्तान में, इराक में और लीबिया में किया गया, अमेरिकी हितों को एक तरह से सुनिश्चित करना, इसके एक प्रमुख उपकरण के रूप में नाटो को माना जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो नाटो के द्वारा अपने लक्ष्य को दोबारा निर्धारित किया गया है और अभी ब्रसल्स में 14 जून 2021 को जो बैठक हुई है वहां पर नाटो के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि चीन उनके लिए एक सुरक्षा जोखिम के रूप में है। यानी आगे चलकर चीन को सुरक्षा के लिए जो खतरा माना जा रहा है यूरोप और उत्तरी अटलांटिक के लिए, उसमें एक तरह से उसके हल निकालने के लिए प्रयास किया जाएगा। और यह ध्यान रखें, पहली बार इतने स्पष्ट रूप में चीन के बारे में नाटो के द्वारा बयान दिया गया है। इसके पहले अगर हम देखें तो 2019 में चीन के संबंध में अवसरों और चुनौतियों के नाम से एक बयान जरूर जारी किया गया था, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से चीन का नाम नहीं था। लेकिन ये जो 14 जून की बैठक है, यहां पर स्पष्ट रूप में चीन का नाम लिया गया है। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि नाटो का जो लक्ष्य है वो फिर से एक तरह से बदल रहा है। अब चीन को एक तरह से कंटेन करना, रोकना, आर्थिक और सामरिक दोनों रूप में, वो प्रमुख रूप से वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का लक्ष्य है। जहां तक सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति की बात करें चीन को रोकने के लिए, तो नाटो उसके एक बड़े सहयोगी के रूप में हो सकता है और यही स्थितियां एक तरह से अब बन रही हैं। नाटो ने अपने बयान में यह भी कहा कि चीन की जो भी नीतियां हैं वो नियम के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके विरुद्ध है। चीन के इस तरह से जो भी दुस्साहस है उनको रोकना नाटो का प्रमुख प्रयास होगा। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से विवाद बढ़ा हुआ है और वहां पर चीन के द्वारा अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया जा रहा है, वहां पर एक तरह से भविष्य में नाटो का जो हस्तक्षेप है वो अवश्य हो सकता है। नाटो की ये जो विज्ञप्ति है इसमें प्रमुख रूप से देखें कि चीन का जो खतरा है वो तो बताया गया है, उसी के साथ साथ पुरानी जो स्थिति यानी रूस और आतंकवाद, उसको भी प्रमुख रूप से लक्षित करने की बात कही गई है। रूस की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखें कि रूस की जो पश्चिमी सीमा है यानी एक तरह से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, वहां पर नाटो का विस्तार एक तरह से बढ़ता जा रहा है। खासतौर से यूक्रेन की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, मोल्दोवा की बात करें, इन देशों को नाटो अपने प्रभाव में एक तरह से लाने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन का ये भाग एक तरह से क्रीमिया है जिस पर 2014 से रूस का नियंत्रण और उसे रूस की सीमा में मिला लिया गया है। जॉर्जिया के साथ एक तरह से विवाद अभी भी चल रहा है, मोल्दोवा के साथ भी विवाद है। तो क्रीमिया जो यूक्रेन का भाग है, जॉर्जिया और मोल्दोवा, यहाँ पर रूस के जो सैनिक हैं वो एक तरह से उपस्थित हैं और ये नाटो का जो बढ़ता हुआ यहाँ पर प्रभाव है उसको रोकने का एक प्रयास है। तो वर्तमान स्थिति में आप देखें कि जो रूस है वो चीन के साथ एक तरह से सहयोग बढ़ा रहा है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भविष्य में जो टकराव है वो बढ़ेगा, क्योंकि नाटो का लक्ष्य हमेशा रूस को लेकर रहा है और वर्तमान में अब रूस के साथ ये चीन को भी लक्ष्य किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूस और चीन का जो सहयोग है वो भविष्य में बढ़ सकता है और ये स्थितियां नाटो के लिए बहुत अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि नाटो एक साथ रूस और चीन दोनों को सामरिक रूप में नियंत्रित कर पाएगा, इसकी संभावनाएं कम है। तो इसीलिए भविष्य में यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह से नाटो अपनी नीतियों को परिवर्तित करता है और चीन को नियंत्रित करना उसका प्रमुख लक्ष्य होता है और रूस की जो नीतियां हैं उनके संबंध में नाटो शायद कुछ छूट दे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति बिडेन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बैठक हुई है, तो भविष्य में नाटो की जो नीति है और खासतौर पर अमेरिका की जो नीति है वो चीन को नियंत्रित करना ज्यादा लक्षित रहेगी और इस कारण से रूस के ऊपर जो दबाव है वो शायद कम हो। अगर नाटो के द्वारा रूस को लक्ष्य हटाकर चीन को लक्षित किया जाता है सामरिक रूप में नियंत्रित करने के लिए, तो ये भारत के लिए भी काफी एक तरह से सहायक होगा, क्योंकि जिस तरह से हिंद महासागर में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है,
आर्थिक और सामरिक दोनों रूप में, वहां पर उसको नियंत्रित करना काफी जरूरी है। इसीलिए आप देखें क्वेड के देशों में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर एक तरह से इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, वहां पर एक तरह से नीतियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में नाटो के द्वारा भी चीन को नियंत्रित करने के जो प्रयास होंगे, ये एक तरह से वैश्विक स्तर पर चीन का जो सामरिक बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने में काफी मदद करेगा। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं और ये नागालैंड में चमगादड़ों पर किए गए एक अनुसंधान के संबंध में है, जिसमें सरकार की जांच में कुछ विवादित एक तरह से बिंदु सामने आए हैं। प्रमुख रूप से आप देखें तो नागालैंड में ये जो अध्ययन किया गया है, ये फेलो वायरसेस का एक तरह से किया गया है। देखिए, जब हम फेलो वायरसेस की बात करते हैं तो ये वायरस का एक ऐसा परिवार है जिसमें प्रमुख रूप से लंबे फिलामेंट जैसे आकार एक तरह से इनकी संरचना में पाए जाते हैं, यानी बाहरी भाग की अगर हम बात करें। और इस तरह के लंबे फिलामेंट जैसे, यानी मान लीजिए अगर ये वायरस है तो इस तरह से लंबे फिलामेंट इसमें रहते हैं। अगर मान लीजिए छोटे आकार में फिलामेंट होते हैं तो ये यू आकार में, 6 के आकार में या वृत्त के आकार में भी हो सकते हैं। तो फेलो वायरस की जो कैटेगरी है उसमें 3 वायरस प्रमुख रूप से हैं, इबोला, मारबर्ग और क्यूबा। तो ये 3 वायरस की जो कैटेगरी हैं उनमें एक तरह से आप देखें मारबर्ग और एबोला ये प्रमुख रूप से मानवों को अभी प्रभावित कर रहे हैं। फेलो वायरसेस का ये जो अध्ययन है ये नागालैंड में चमगादड़ों पर किया जा रहा था। इस अध्ययन की अगर हम बात करें, जिसकी सरकार के द्वारा एक जांच की गई और रिपोर्ट भी सामने आ रही है, तो ये नागालैंड के किफिर जिले के मिमी गांव में इसे किया गया था 2019 में। सरकार की जांच में प्रमुख बिंदु ये है कि इस तरह का जब अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन के माध्यम से जो भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है उसको बहुत सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया जाए, क्योंकि इस तरह की जो भी एक तरह से सैंपल लिए जाते हैं वो आगे किसी भी तरह की महामारी का कारण बन सकते हैं। हमने कोविड-19 में देखा ही है कि अभी भी इस तरह की आशंका है कि वुहान की जो लैब है चीन में, वहां से इस तरह के वायरस बाहर आए। अब इसके कोई प्रमाण अंतिम रूप में नहीं है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जांच चल रही है और अमेरिका में भी इस तरह की जांच को शुरू कर दिया गया है, कनाडा में भी इस तरह की जांच की जा रही है। तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि जब भी आप इस तरह का कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से पूरी जो सावधानी उसको बरतें। सरकार के द्वारा नागालैंड में ये जो चमगादड़ों पर अध्ययन किया गया उसके संबंध में ये प्रमुख रूप से एक निष्कर्ष निकाला गया है कि अगर आप एनसीबीएस की बात करें, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, और टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो इन्होंने ये जो अध्ययन किया, स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच में ये भी प्रमुख रूप से एक विवादित बिंदु देखा गया कि इस अध्ययन के लिए जो विदेशी फंडिंग है जिसको प्राप्त किया गया, उसके लिए किसी भी तरह की जो मंजूरी है, जो एक आधिकारिक हमारे यहाँ प्रक्रिया बनी हुई है, उसका पालन नहीं किया गया। प्रमुख रूप से भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनसे एक तरह से अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन विदेशी फंडिंग इस अनुसंधान में ली गई, लेकिन इसके बारे में उचित अनुमति नहीं ली गई। ये भी सरकार की जांच का एक प्रमुख बिंदु था। इस अध्ययन को अगर हम वित्तीय पोषण की बात करें तो वित्तीय सहायता प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग, रक्षा खतरा न्यूनीकरण एजेंसी, ब्रॉड एजेंसी के द्वारा एक तरह से की गई घोषणा, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम था भारत में बैट हार्वेस्टिंग, डिटेक्शन, कैरेक्टराइजेशन एंड मिटिगेशन ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज रिस्क। अमेरिकी नौसेना चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का जो जैविक रक्षा अनुसंधान निदेशालय है उसका, और 7 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनकी तरफ से वित्तीय सहायता एक तरह से दी गई। भारतीय संस्थानों की सहायता के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो ये विदेशी एक तरह से सहायता ली गई है, इसके संबंध में उचित अनुमति नहीं ली गई थी। ये भी एक बड़ा विवादित यहाँ पर बिंदु है। सरकार की इस जांच का अगर हम आधार देखें और उसके रूप में प्रमुख जो समस्याएं देखें, तो सरकार का कहना है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा अध्ययन किया जाता है, जो सैंपल है उसका भंडारण कैसे किया जा रहा है, क्योंकि सैंपल का अगर भंडारण सही से नहीं है तो उसके किसी भी तरीके से बाहर निकलकर महामारी के रूप में विस्तारित होने की संभावना हमेशा रहती है। तो सैंपल का भंडारण सही तरीके से किया जाए जब भी कोई अनुसंधान किया जाए, ये सरकार एक तरह से सुनिश्चित करना चाहती है। नागालैंड में ये जो अध्ययन किया गया है और सरकार की जो जांच की गई है, यहाँ पर शी झेंगली का भी एक प्रमुख रूप से नाम सामने आ रहा है। शी झेंगली को आप ध्यान रखें, इन्हें बैट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। चीन की वुहान लैब, जहां से कोविड-19 वायरस के बाहर जाने की संभावना अभी भी व्यक्त की जा रही है, शी झेंगली वहां पर एक तरह से प्रमुख अनुसंधान करने वाली हैं। नागालैंड में ये जो अध्ययन किया गया, इस अध्ययन की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा एक तरह से शी झेंगली के द्वारा भी की गई है, यानी रिव्यू करने के एक तरह से प्रमाण सरकार यहाँ पर देख रही है। लेकिन जिन्होंने ये अनुसंधान किया है उन्होंने पूर्ण रूप से इसे मना किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम वुहान लैब की बात करें तो वुहान लैब में जो भी अनुसंधान है वो कोरोना वायरस का किया जा रहा है, यानी सार्स की बात करें या मर्स की बात करें तो वहाँ कोरोना वायरस पर अनुसंधान है।
भारत में अगर हम देखें तो फिलो वायरस का अध्ययन किया गया है नागालैंड में, जिसमें प्रमुख रूप से इबोला और साथ साथ आपका मारबर्ग शामिल है। तो कोरोना वायरस का इसमें अध्ययन शामिल नहीं है। तो किसी भी तरह से शी झेंगली द्वारा इसकी समीक्षा की गई हो, ऐसा नहीं है। जांच रिपोर्ट में अभी भी इस तरह का एक अनुमान है कि जो भी अनुसंधान किया गया है उसमें कुछ एक तरह से जो सुरक्षा मानक है उनको अपनाया नहीं गया है। और वुहान में भी एक तरह से जो कोविड-19 के वायरस के बाहर जाने की संभावना है और महामारी के रूप में दुनिया में वो फैला, तो वहां भी सुरक्षा मानक नहीं अपनाए गए, इस तरह के आरोप हैं। इस जांच के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो बायो सेफ्टी है, जैव सुरक्षा, वो प्रमुख रूप से देखी जाए, क्योंकि किसी भी तरह के अनुसंधान में जो वायरस हैं वो बाहर फैलकर महामारी जैसी स्थिति में न बदलें, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भविष्य में इस तरह के जो अनुसंधान होंगे उस पर सरकार इस तरह से निगरानी अवश्य रखेगी। लेकिन एक दूसरी समस्या यहाँ पर विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस तरह की ज़्यादा जैविक सुरक्षा संबंधी नियम कड़े किए जाते हैं तो इस तरह के जो अनुसंधान है वो कम होते हैं, और इस तरह के अनुसंधान अगर नहीं होंगे तो महामारी की जो संभावना है उनका पता लगाना आसान नहीं है। तो दोनों में एक तरह से भविष्य में जो संतुलन है वो बनाने की आवश्यकता रहेगी। अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, द डिबेट अराउंड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। तो अनुसंधान करने का एक कह सकते हैं अलग तरीका है जिसको गेन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। यानी जो भी एक तरह से अनुसंधान किया जा रहा है उसमें कुछ स्थितियों को परिवर्तित किया जाता है, तो उसके आधार पर अनुसंधान के जो परिणाम है वो बदल कर आते हैं। तो इसी गेन ऑफ फंक्शन जो अनुसंधान का एक तरीका है, इसके संबंध में आर्टिकल में समीक्षा की गई है। विषाणु के अध्ययन के संबंध में जो विज्ञान है उसकी अगर हम परिभाषा हम देखें तो गेन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है अनुसंधान में प्रयोगशाला में एक जीव को हम जानबूझकर बदलते हैं, उसके जीन को बदलते हैं और एक रोगजनक जो उत्परिवर्तन है उसकी शुरुआत करते हैं। इस परिवर्तन के आधार पर यह देखा जाता है कि उसकी संप्रेषणीयता कितनी है, यानी ये वायरस कितना तेजी से फैल सकता है। इसी के साथ साथ विषाणु का जो नया रूप है उसका अध्ययन किया जाता है और प्रतिरक्षात्मक जो व्यवस्था बन रही है उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर आप वायरस में किसी भी तरह का परिवर्तन बढ़ाकर करते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं कि वैक्सीन किस तरह से उसका सामना करती है, तो हमारी जो प्रतिरोध क्षमता है उसकी जांच करने के लिए भी इस तरह के अनुसंधान की आवश्यकता है। तो ये विधि गेन ऑफ फंक्शन मेथड एक तरह से कहा जाता है अगर हम विषाणु के अध्ययन के संबंध में देखें। इस अनुसंधान का लाभ यह है कि जो भी शोधकर्ता हैं वो संभावित उपचार, टीकों की संभावना और भविष्य में रोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के जो तरीके हैं उनके अध्ययन एक तरह से कर पाते हैं जब भी हम बात करते हैं गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान की। गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान के माध्यम से जैसा हमने डिस्कस किया कि जो भी रोगजनक रोगाणु हैं उनको अधिक घातक बनाया जाता है या उनको और ज़्यादा तेजी से फैलने लायक बनाया जाता है, और जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि इसको रोकने के लिए प्रयास कैसे किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसंधान एक तरह से अगर हम टीकों के विकास की बात करें या विभिन्न संक्रामक बीमारियों को रोकने की जो व्यवस्था है उसके संबंध में देखें तो काफ़ी आवश्यक माना जाता है। किसी भी वायरस को आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है और अलग अलग विकास के जो चरण होते हैं उसमें इनको परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि इन्हें अलग अलग प्रभाव जो मनुष्य पर पड़ेगा या किस तरह से ये लोगों को प्रभावित कर सकते हैं उसका अनुसंधान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया सीरियल पैसेज एक तरह से कहलाती है। आप ध्यान रखें, गेन ऑफ फंक्शन के साथ साथ लॉस ऑफ फंक्शन अनुसंधान भी किया जाता है। तो इसमें जो उत्परिवर्तन होता है, जो म्यूटेशन होता है, उसको निष्क्रिय रूप में शामिल किया जाता है। इसमें वायरस मूल रूप से जो कार्य करता है उसको एक तरह से कमजोर किया जाता है या उसमें रोगजनक जो क्षमता होती है उसको एक तरह से बिल्कुल निम्न स्तर पर लाया जाता है, तो उसके प्रभाव भी एक तरह से देखे जाते हैं। तो दोनों ही अनुसंधान किए जाते हैं, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान का ज़्यादा उपयोग है। गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान का प्रमुख रूप से उपयोग टीकों के विकास की जो प्रक्रिया है उसको सही रूप से करने में सबसे अधिक किया जाता है। गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान जो किया जाता है इसमें हम देखें तो अंतर्निहित दो तरह के खतरे होते हैं, यानी जैव रक्षा और जैव सुरक्षा। तो ये जो एक तरह से समस्या है, सबसे बड़े जोखिम माने जाते हैं इस तरह के अनुसंधान में, और इसीलिए जब भी इस तरह के अनुसंधान किए जाते हैं तो इनको DURC भी कहा जाता है, डुअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न, यानी चिंता के दोहरे उपयोग अनुसंधान। यानी आपके द्वारा जो भी अनुसंधान किया जा रहा है उसमें कुछ चिंताजनक स्थितियां भी हैं। यानी अगर आपने वायरस को ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया और उसका आप प्रभाव देख रहे हैं और किसी गलती से ये वायरस मान लीजिए बाहर एक तरह से निकल जाता है तो इसका प्रभाव महामारी के रूप में हो सकता है। तो इस तरह के जो अनुसंधान है ये मानवता के लिए लाभ तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ मानवता को नुकसान पहुंचाने की संभावना भी रखते हैं एक महामारी के रूप में। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रयोगशालाओं में जब गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान किए जाएं तो रोग जनकों को जब परिवर्तित किया जाता है तो आकस्मिक रूप से या जानबूझकर इनके फैलने और महामारी स्थिति लाने के स्थितियां जो बनती हैं उसको नियंत्रित करने पर ध्यान दिया जाए।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोविड-19 का जो वुहान लैब से एक संबंध माना जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। भारत में अगर हम देखें कि इस तरह के अनुसंधान अगर किए जाते हैं गेन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर स्थिति क्या है? भारत में गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान के लिए 1989 में एक नियम बना है, जिसे खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम कहा जाता है। तो ये किसी भी तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग या कोशिकाओं में परिवर्तन या कोई भी अन्य रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, उन सभी को एक तरह से दिशा निर्देशित करता है। तो इस 1989 के कानून के माध्यम से इसको विनियमित किया जाता है। पिछले साल ही भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दूसरे और तीसरे स्तर पर जैव सुरक्षा प्रयोगशाला नाम का एक नियंत्रण सुविधा को स्थापित किया। यानी दूसरे और तीसरे स्तर पर इस तरह की जो लैब है वो जांच करेंगी कि जो भी अनुसंधान किया जा रहा है उसके एक तरह से जैविक क्या खतरे हो सकते हैं और उनको कैसे रोका जाए। तो इसके संबंध में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर इस अधिसूचना में ये सुनिश्चित किया गया कि सूक्ष्म जीवों के अनुसंधान, विकास और प्रबंधन में जो भी संस्थान शामिल हैं वो सभी इन नियमों का एक तरह से पालन करेंगे। तो ये भारत में सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के संबंध में जो अनुसंधान है उसको सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है। अगर इस तरह का गेन इन फंक्शन अनुसंधान चलता है तो इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि अगर इस तरह का अनुसंधान नहीं होगा तो नए तरह के टीकों का विकास करना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी भी वायरस की बात करें उसको अगर आप मजबूत करके नहीं देखेंगे कि वो कितना प्रभाव डाल सकता है, तब तक आप टीके के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सबसे मजबूत पक्ष है इस तरह के अनुसंधान को जारी रखने के लिए। इस प्रकार के अनुसंधान के विपक्ष में जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जब भी इस तरह का अनुसंधान होता है वहां से जो वायरस है मजबूत रूप में जिसको बनाया गया है कृत्रिम रूप में वो बाहर जा सकता है और महामारी का रूप ले सकता है, जैसा कोविड-19 के लिए अभी भी आरोप लगते हैं। तो ये दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन हमें भविष्य में एक तरह से दिशा निर्देश बनाने होंगे भारत के स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी। भारत ने इस तरह की घोषणाएं पिछले वर्ष की हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक मार्गदर्शन ढांचा एक बनाया जा रहा है, यानी एक फ्रेमवर्क वर्ल्ड लेवल का तैयार किया जा रहा है जिसका पालन सभी सदस्य देशों को करना पड़ेगा अगर वो अपने यहाँ गेन इन फंक्शन अनुसंधान को करते हैं, जिससे कि जो भी अनुसंधान किया जा रहा है उसका नुकसान किसी महामारी के रूप में किसी देश या दुनिया के किसी भी भाग में न हो। तो इसके लिए वैश्विक पहल भी चल रही है और भारत में जो पहल है वो पिछले वर्ष ही सकारात्मक रूप में शुरू की गई है। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, एबस विद सिकाडस। देखिए सिकाडस की बात करें तो ये भी एक तरह के कीट हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ये टिड्डियों से अलग हैं। प्रमुख रूप से देखा यह जाता है कि ये 13 से 17 साल की एक तरह से समय सीमा के बाद ये जमीन के अंदर से बाहर आते हैं। और प्रमुख रूप से देखें तो यूएसए का जो पूर्वी भाग है वहां पर सिकाडा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हें अगर हम देखें तो ये मैजिक कार्डा जो जीन होता है उससे एक तरह से संबंधित कीट माने जाते हैं। इन सिकाडा को अगर हम देखें तो आवधिक या पीरियोडिकल सिकाडा कहा जाता है। कारण ये है आवधिक इसलिए जुड़ा हुआ कि ये विशेष समय के अंदर ये पृथ्वी से बाहर आते हैं। इनकी अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि लगभग 13 से 17 साल की उम्र के बाद जो ये कीट हैं ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर जो भी पेड़ के ऊंची भाग या जो भी एक तरह से कह सकते हैं वर्टिकल जो हिस्से दिखते हैं यानी जो भी ऊंचाई वाले स्थान है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर एक तरह से प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो प्रजनन की प्रक्रिया में जो अंडे होते हैं वो एक तरह से ऊपरी भागों पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये जो सिकाडा है वो एक तरह से इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर इन अंडों में से एक तरह से जो प्रारंभिक अवस्था के कीट हैं वो एक तरह से बाहर निकलकर गिरते हैं और मिट्टी में पहुंचते हैं और मिट्टी में एक तरह से अंदर कह सकते हैं कि मिट्टी के निचले भागों में पहुंचकर वहां पर एक तरह से लगभग 13 से 17 साल का जीवन बिताते हैं। इन कीटों के लिए माना जाता है कि जमीन के नीचे जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उनमें जो भी एक तरह से जल की स्थिति होती है जो जाइलम कोशिकाओं में होती है उसको एक तरह से वो धीरे धीरे प्राप्त करते रहते हैं और एक तरह से वो अपना जीवन चलाते हैं और 13 से 17 साल की जो उम्र होती है उसके बाद एक तरह से ये बाहर निकलते हैं और फिर उसी प्रक्रिया को करते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार इन सिकाडास के साथ चलती है और इसीलिए इनको एक तरह से आवधिक सिकाडा या पेरियोडिकल सिकाडास कहा जाता है। यहाँ पर हम देखें तो अमेरिका का जो पूर्वी एक तरह से भाग है वहां पर प्रमुख रूप से ये तेजी से बढ़ रहे हैं, लाखों में नहीं अरबों की संख्या में तेजी से बाहर निकलते हैं। इन सिकाडास कीटों की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हम देखें तो इनके लिए कहा जा रहा है जो अमेरिका में अभी निकल रहे हैं, अमेरिका के पूर्वी भाग में इनके लिए टर्म यूज किया जा रहा है ब्रूड एक्स। तो इनके लिए कहा जा रहा है कि ये ब्रूड एक्स एक तरह से इनका नाम दिया गया है।
देखिए, ब्रूड का मतलब ये रहता है कि उन सिकाडास को जो किसी एक विशेष समय में और विशेष भौगोलिक स्थान पर एक साथ निकलते हैं, उनको ब्रूड कहा जाता है। अब जहां तक ये एक्स लगा हुआ है, एक्स बेसिकली रोमन में 10 नंबर को दिखा रहा है। तो एक्स का मतलब ये दिखाया जाता है कि अगर 17 वर्ष में जो सिकाडास पृथ्वी से बाहर निकलते हैं तो इनकी कैटेगरी 1 से लेकर 17 नंबरिंग दी जाती है। जैसे सबसे पहला जो सिकाडा एक तरह से नामांकित किया गया वो 1893 में, तो वहां पर जो भी सिकाडा निकले उनको ब्रूड 1 नाम दिया गया। आगे चलकर अगर वहीं पर कोई दूसरा निकला किसी और समय में मान लीजिए, तो उसको ब्रूड 2 नाम दिया गया, ब्रूड 3 नाम दिया गया। और 13 साल की जो साइकिल है, 17 साल से अलग 13 साल की साइकिल में जो भी बाहर निकलते हैं, यानी हर 13वें साल जो बाहर निकलते हैं, तो वो नंबरिंग की जाती है यहां पर 18 से लेकर ये 30। तो 17 के लिए 1 से 17 तक, और 13 साल में जो बाहर निकलते हैं सिकाडास पृथ्वी से बाहर निकलकर प्रजनन करने की प्रक्रिया करते हैं, वो अगर हम देखें तो इन्हें 18 से लेकर 30 का नंबरिंग दिया जाता है रोमन में। तो ये ब्रूड एक्स का मतलब ये है कि अमेरिका के इस पूर्वी भाग में निकलने वाले सिकाडास हैं, लेकिन इनका 10वां है, यानी 1893 में जो पहला निकला था उसके बाद से 10वीं जो कैटेगरी है वो निकली थी, वो अब निकल रही है। यानी ब्रूड 1 जब निकला था 1893 में, तो उसी तरह के सिकाडा हो सकता है आज निकले, तो उनको नंबरिंग जब दी जाएगी तो ब्रूड 1 कहा जाएगा। लेकिन अगर ब्रूड 10 है और वो मान लीजिए 1900 में निकला था और आज फिर निकल रहा है, तो उसका नाम ब्रूड एक्स या ब्रूड 10, ये जो नंबर एक्स है वो दिया जाता है। तो नंबरिंग देने का तरीका 17 वर्ष वाले और 13 वर्ष में जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं सिकाडा, उनके लिए एक तरह से किया जाता है। सिकाडास के संबंध में अगर आर्टिकल दिया गया तो इसका महत्व प्रमुख रूप से आप देखें तो जलवायु का ये जो परिवर्तन है पृथ्वी पर, उसको ये एक तरह से इंगित करते हैं, क्योंकि इनके लिए माना जाता है कि विशेष तापमान पर ये पृथ्वी से बाहर आते हैं। तो अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और सिकाडा समय से पहले पृथ्वी से बाहर निकल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जलवायु परिवर्तन वहां पर तेजी से हो रहा है, पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का एक जो नकारात्मक प्रभाव है वो सिकाडास के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता है। और दूसरा एक बड़ा उपयोग आप ध्यान रखें कि जब ये बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं, उसके बाद जब मरते हैं, क्योंकि प्रजनन करने के कुछ समय के पश्चात ही बहुत लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब ये नीचे गिरते हैं तो अरबों की संख्या में पेड़ों के आसपास के क्षेत्र में गिरते हैं, तो उनके लिए खाद के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो ये भी एक छोटा इनका उपयोग रहता है जिन पेड़ पौधों पर ये अपने अंडे देते हैं। जलवायु परिवर्तन के एक इंडिकेटर के रूप में सिकाडास का जो व्यवहार है पृथ्वी से बाहर आना, उसका अध्ययन किया जा सकता है। भारत में अगर हम देखें आवधिक सिकाडा, यानी एक समय पर बाहर निकलने वाले जो सिकाडास हैं, तो भारत में अगर हम देखें तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक क्रिमिस्टिका मिक्स्टा, ये श्रीलंका में पाई जाती है। दूसरी क्रिमिस्टिका सेमिनिगर, ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। और तीसरी क्रिमिस्टिका रेभोई, ये मेघालय के रेभोई जिले में खोजी गई है। भारत में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर सिकाडा जो बाहर आता है वो है क्रिमिस्टिका रेभोई, और माना जाता है कि शाम के बाद के समय में सिकाडा ज्यादातर बाहर निकलते हैं। कारण यह है कि शाम के बाद की स्थितियों में जो भी एक तरह से कीट भक्षी हैं वो उतने सक्रिय नहीं होते हैं, तो इस कारण से शाम के बाद की स्थितियों में ये ज्यादा पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। और 4 साल में एक बार स्थिति देखी जाती है अगर हम क्रिमिस्टिका रेभोई की बात करें। आज के अपने लास्ट आर्टिकल को हम देखते हैं, डेल्टा प्लस एंड एन इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ थ्रेट। तो डेल्टा जो वेरिएंट था एक तरह से कोविड-19 का, उसका एक अगला जो वर्जन है डेल्टा प्लस आ गया है, और ये माना जा रहा है कि एक बड़े खतरे के रूप में भविष्य में बन सकता है। तो उसी के संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो औपचारिक रूप से इसको AY.1 कहा जाता है या B.1.617.2.1। आप ध्यान रखें जो डेल्टा वेरिएंट था वो B.1.617.2 था, यानी जो .1 ऐड किया गया ये प्लस वेरिएंट को एक तरह से दिखाता है, और इसी की तरह से AY में ये .1 है, ये प्लस वेरिएंट दिखाता है डेल्टा वेरिएंट का। डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करें तो भारत में इसे पहली बार पहचाना गया था। इसी डेल्टा वेरिएंट में एक परिवर्तन हुआ जिससे डेल्टा प्लस बना है, और यह उत्परिवर्तन K417 नाम का है। और ये इसके पहले अगर हम देखें तो बीटा संस्करण जो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया और गामा संस्करण कोविड-19 का जो पहली बार ब्राजील में पाया गया, उनमें भी देखा गया था, और अब इसे डेल्टा में भी एक तरह से देखा जा रहा है। नया जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है माना जा रहा है कि अत्यधिक संक्रामक है और आने वाले समय में टीकों की जो शक्ति है उसको एक तरह से कम इसका प्रभाव करेगा, क्योंकि इस वेरिएंट का जो प्रभाव है, इस वेरिएंट का प्रभाव यह है कि जो एंटीबॉडी है वो कम उत्पन्न हो रही है। यानी अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट अटैक करता है तो माना जाता है कि जो एंटीबॉडी निकल रही हैं उनकी संख्या कम है, और ये एक चिंता की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है।
भारत में अगर हम देखें तो डेल्टा संस्करण सबसे ज्यादा एक तरह से फैला हुआ है। मई के अंत तक के अगर हम आंकड़े देखें और 21,000 जो नमूने लिए गए उसमें 31% में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। एक समस्या प्रमुख रूप से यह है कि फार्मा कंपनियों के द्वारा जो टीके डिजाइन किए गए उनके लिए प्रमुख रूप से इसी स्ट्रेन को एक तरह से लिया गया था, यानी डेल्टा जो वेरिएंट था। अब अगर इसका अगला वेरिएंट आ जाता है डेल्टा प्लस, तो ये जो मौजूदा टीके हैं उनके प्रभाव को नए वेरिएंट पर कितना प्रभावी रखेगा, ये एक तरह से समस्या की स्थिति बनती है और इस पर एक तरह से जांच करने की आवश्यकता है। यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में जो परीक्षण किए गए हैं कि जब भी डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव होता है तो टीके के कारण एक तरह से जो एंटीबॉडी बन सकती हैं उनकी संख्या कम होती है, यानी एंटीबॉडी ज्यादा नहीं बन रही है। तो कोविड-19 का जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव है वो बढ़ सकता है, यानी वैक्सीन लेने के बाद भी अगर आप डेल्टा प्लस वेरिएंट से ग्रसित होते हैं तो आपके लिए समस्याएं ज्यादा हैं और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में जो केस है वो 31% आप देखें अनुसंधान से निकल के आ रहा है कि वो डेल्टा वेरिएंट से ही संबंधित है, यानी डेल्टा प्लस का जो म्यूटेशन है उसके होने की ज्यादा संभावना भारत में भी बनी हुई है। आप ध्यान रखें, डेल्टा जो वेरिएंट है ये कोविड-19 का ही एक तरह से नया संस्करण है जो उत्परिवर्तन से बाहर आया है और उसका प्रभाव आप देखें कि भारत में सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा एक तरह से नुकसान हुआ। अब माना जा रहा है कि अगर इस डेल्टा वेरिएशन का एक नया वेरिएंट हो जाता है डेल्टा प्लस, तो ये हमारे यहाँ महामारी के लिए जो प्रबंधन की स्थितियां हैं उसके लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करेगा और हम इसके लिए कितना तैयार हैं इसको लेकर अभी भी एक तरह से सवाल है। तो ये हमारे प्रमुख आर्टिकल थे और उनके संबंध में मुख्य परीक्षा के प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नाटो का गठन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था, परंतु समय के साथ इसके लक्ष्य परिवर्तन ने इसकी सार्थकता को जीवित रखा है। उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक चर्चा करें। शब्द सीमा 250। उत्तर की संरचना आप देखें। भूमिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयास, जिसमें नाटो की भूमिका होगी। प्रारंभिक रूप में आप प्रस्तावना में बता सकते हैं कि 14 जून की बैठक में चीन के संबंधित जो खतरा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया, जो पहले कभी नहीं कहा गया। तो ये भूमिका में आप बता सकते हैं। ये भूमिका में आप बता सकते हैं कि किस तरह नाटो ने चीन के प्रत्यक्ष खतरे को स्वीकार किया है। मुख्य भाग में आप बताएंगे नाटो के गठन का प्रारंभिक आधार, शीत युद्ध जो समाप्त हुआ उसके बाद आप देखें कि नाटो का इराक में, अफगानिस्तान में, साथ साथ लीबिया में उपयोग किया गया। ये सोवियत संघ के विरोध के लिए जरूर बना, लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो आगे परिवर्तित किया जाता रहा और यही एक कारण है कि इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। प्रमुख रूप से आप बताएं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके अनुसार नाटो के लक्ष्यों में परिवर्तन किया गया। ये रूस को और सोवियत संघ को लक्षित करके जरूर कार्य करता रहा है, लेकिन समय समय पर अन्य जो अमेरिका विरोधी शक्तियां उनके खिलाफ भी नाटो का उपयोग किया गया है, जैसा अब नाटो को चीन के खिलाफ एक तरह से उपयोग किया जा रहा है। इस रूप में आप उदाहरण से बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे वर्तमान स्थिति में चीन को अगर लक्षित किया जाता है तो यह नाटो की जो सामरिक स्थिति है उसमें प्रासंगिकता बनाए रखेगा। वर्तमान में आप ध्यान रखें कि नाटो के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कोई भी इस तरह के रक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर चीन के साथ स्थितियां बदलती हैं और नाटो यहां पर प्रत्यक्ष रूप में कार्रवाई करता है किसी भी तरह की, खासतौर से अगर हम दक्षिणी चीन सागर की बात करें, तो ये नाटो की प्रासंगिकता को सामरिक स्थिति में बढ़ाएगा। इस रूप में अपना निष्कर्ष लिखकर आप आंसर को समाप्त कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा हानि को भी विस्तृत रूप से वर्णित करें। तो यहां पर आप देखें कि आपको भूमिका में बताना है गेन ऑफ फंक्शन जो अनुसंधान है उसकी वर्तमान प्रासंगिकता। खासतौर पे आप बता सकते हैं संक्रामक जो बीमारियां फैलाने वाले वायरस हैं उनकी एक तरह से जो प्रभावशीलता है उसका अध्ययन किया जाता है अलग अलग एक तरह से कृत्रिम स्थितियों में, जिससे कि टीके और उनके उपचार के संबंध में जो विधियां हैं उनका विकास किया जा सके। ये भूमिका में आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में आप बताएंगे गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान को परिभाषित करके इसके अलग अलग जो उपयोग हैं वो आपको बताना है। वर्तमान स्थिति में चर्चा क्यों है, क्योंकि इस तरह के अनुसंधान के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, इसीलिए चर्चा में। उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं वुहान लैब में जो भी स्थितियां हुई उसको लेकर। इसी के साथ साथ लाभ हानि आप दोनों बताएंगे। लाभ एक तरह से नए टीके नए उपचार बनाने के लिए मदद करता है। हानि आप बताएंगे कि ये वायरस कृत्रिम रूप से मजबूत किए जाते हैं, तो अगर ये बाहर निकलता है तो महामारी के रूप में विस्तारित हो सकता है, जैसा कोविड-19 पर अभी भी एक आशंका व्यक्त की जाती है। तो इस रूप में लाभ और हानि आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास है वो किए जाने चाहिए। जैसे आप भारत में देखें कि एक तरह से जो प्रयास किए गए, जो दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी के साथ साथ WHO के द्वारा जो वैश्विक स्तर पर एक गाइडलाइन बनाने का, ये फ्रेमवर्क बनाने का जो प्रयास है उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि इसको नियंत्रित करके रखा जाएगा तभी इसका लाभ हो सकता है। और यहां पर अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो यहां से महामारियां की स्थितियां हैं वो भी एक तरह से बन सकती। ये हमारा 20 जून 2021 का समाचार विश्लेषण था।
आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।